हेलो फ्रेंड्स, सत्येंद्रनाथ टैगोर ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारा जो परख प्रोग्राम है उसके तहत जो हमारी एमपीपीएससी मेंस 2020 की टेस्ट चल रही है उसका आज ये हमारा टेस्ट नंबर 2 है। यूनिट 2 टेस्ट नंबर 2 और पेपर फर्स्ट पार्ट ए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं हम लोग। देखते हैं मैंने आज आपको कौन कौन से क्वेश्चन दिए थे। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 लाइनों में लिखने थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन था राजा भोज, फिर था पृथ्वीराज रासो और तीसरा क्वेश्चन था वो था त्रायन का प्रथम युद्ध। ठीक है। फिर ये दूसरा क्वेश्चन था, इसमें 50 शब्दों में लिखना था, इसको 5 से 6 लाइनों में इसको लिखना था। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन था वो था मंदिर स्थापत्य की नागर शैली को समझाना था। नागर शैली जो है ना, नागर शैली को उसमें समझाना था। दूसरा था भारत पर मोहम्मद गौरी के आक्रमणों के प्रभाव, मोहम्मद गौरी ने जो आक्रमण कर दिया उसका प्रभाव क्या पड़ा भारत पर, ठीक है ना, इसको समझाना था। फिर इसके बाद में हमें बताना था, जो तीसरा क्वेश्चन था हमारा वो था राजपूतकालीन सामाजिक व्यवस्था को समझाना। राजपूतकालीन सामाजिक व्यवस्था एक बार पूछा जा चुका है एमपीपीएससी मेंस में, तो 200 शब्दों में इसको हमें बताना था। क्योंकि अब देखो राजपूतकालीन सामाजिक व्यवस्था को पूछा गया, तो अब राजपूतकालीन आर्थिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, इन सबको पूछा जा सकता है। तो आपको इन सबको पढ़ना है। अब 25 मिनट में इन सभी प्रश्नों को हल करना था। मैं आप लोगों की जो कॉपी है वो मैं देख रहा था। अब जिन लोगों ने 25 मिनट में इसको सॉल्व किया होगा क्वेश्चन पेपर को, डेफिनेटली उन्हें पूरा करने में बड़ी दिक्कत आई होगी। 25 मिनट के अंदर अंदर उन्हें अपने ऊपर, ठीक है ना, कंट्रोल करते हुए 25 मिनट ही लिखा। तो आपने देखा होगा कि आपके टाइम पर क्वेश्चन के आंसर नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो जो लोग 25 मिनट के अंदर अंदर ईमानदारी से कर रहे हैं, डेफिनेटली वो इम्प्रूव करेंगे, ठीक है ना। वही इम्प्रूव करेंगे, वो 25 मिनट के अंदर अच्छा लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और इतना ही टाइम वहाँ मिलेगा, 25 मिनट से भी कम समय मिलना है। एक ये 3 मार्कर के लिए, 2 5 मार्कर के लिए, समझ रहे ना आप। और ये एक जो ये 11 मार्कर है, इसके लिए 25 मिनट से भी कम समय मिलेगा। तो हमें कोशिश यही करनी है कि अपनी ईमानदारी से रखते हुए 25 मिनट के अंदर अंदर लिखना है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले मैंने आपको दिया था राजा भोज। तो राजा भोज को बताना था कि राजा भोज कौन थे। तो देखिए, मैं कई लोगों के आंसर कुछ देख रहा था, चेक कर रहा था। मैंने ये देखा कि आप लोग अभी भी क्या कहते हैं, जो पहली लाइन होती है ना, पहली लाइन को आप लोग अभी भी इस तरीके से नहीं लिख पा रहे हैं। थोड़ा क्रमबद्ध लगे, ये क्रमबद्ध लगना चाहिए, ठीक है ना। कई लोगों ने लिखा है, कुछ लोगों ने अच्छा भी लिखा है। तो देखिए, मैंने इसको किस प्रकार से लिखा है, मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से लिखा है। मैंने इनका इंट्रो दिया पहले। मैंने बोला राजपूतकालीन एक प्रमुख शासक, ठीक है ना, राजपूतकालीन एक प्रमुख शासक। फिर मैंने दूसरा क्या लिखा, मैंने लिख दिया क्षेत्र इनका, कि कौन से क्षेत्र के थे। तो मैंने देखिए दूसरे पॉइंट में मैंने कितनी सारी चीज़ों को लिख दिया। क्षेत्र लिख दिया मैंने मालवा, राजधानी मैंने लिख दी धार, वंश लिख दिया मैंने परवार वंश। यदि मान लीजिए आपको 2020 में यदि इतनी आता है ना लिखने के लिए, केवल 2 लाइनें मिलती हैं, तो यदि आप 2 लाइनों में आप इतना लिखोगे, ये कर दोगे, ठीक ना, कि राजपूतकालीन एक प्रमुख शासक, क्षेत्र इनका मालवा, राजधानी धार, वंश परमार वंश, तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, 3 नंबर आपको दे देंगे वो, ठीक है ना। फिर इसके बाद में यदि, ठीक है, फिर इसके बाद में यदि हम तीसरी लाइन देखो मैंने क्या लिखी, मैंने इनका निर्माण बता दिए। भोजताल का इन्होंने निर्माण कराया था, भोजपाल नगर जिसको भोपाल बोलते वर्तमान, उसका निर्माण कराया था, ठीक है ना। इन्होंने भोजपुर के मंदिर का भी इन्होंने निर्माण कराया था। साथ ही साथ पिछली बार 2000 नहीं, इसी बार 2019 में प्री में एक क्वेश्चन आया था, त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने कराया था चित्तौड़ में। चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने किया था। 3 दिए थे राजस्थानी शासक, 1 दिए थे अपने राजा भोज, अपने एमपी के शासक, ठीक है ना। तो उनको क्या कहते, तो उसमें ये त्रिभुवन नारायण मंदिर निर्माण राजा भोज ने कहा था। कई लोग गलत करके आए, क्योंकि 3 दिए थे राजस्थान के शासक। कई लोगों ने दिमाग लाया कि यार राजा भोज जो हैं वो कहाँ के हैं, मालवा के हैं, एमपी के हैं, तो ये वहाँ का हो गए होंगे राजस्थान में चित्तौड़ मंदिर बनवाने के लिए। तो इस प्रकार से चीज़ें हमें याद रखना है, ये सब चीज़ें। तो ये प्री में भी आता है। तो आप चाहें तो और सारे इनके निर्माण बता सकते हैं, यहाँ पे और निर्माण बता दो, आप भोजपुर बता दो, त्रिभुवन नारायण मंदिर बता दो। कृति देखिए बहुत सारी कृतियाँ हैं, मैंने सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार मंजरी लिखी है, तो आप भी लिख सकते हैं। तो आपको लिखना केवल 3 पॉइंट है। देखिए आपको 3 पॉइंट लिखना है, केवल आपको 3 पॉइंट ही लिखना है। मैंने आपको समझाने के लिए चौथा पॉइंट यहाँ पर डाला है, ठीक है ना। फिर देखते हैं, देखो अब जैसे मैंने पहली लाइन राजपूतकालीन एक प्रमुख शासक लिखी थी, आपको नहीं लिखना तो आप ऐसा लिख सकते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास के एक प्रमुख शासक, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के एक प्रमुख शासक, या आप ये रखते हैं परमार वंशीय एक प्रमुख शासक,
ठीक है ना। या फिर आप ये ले सकते हैं कि मध्य प्रदेश से संबंधित एक प्रमुख शासक, क्योंकि देखो मध्य प्रदेश से संबंधित है तो आप ये लाइन लिखोगे ना, मध्य प्रदेश से संबंधित प्रमुख शासक, एमपी से संबंधित प्रमुख शासक, पहले नंबर पर यदि आप लिखोगे मध्य प्रदेश से संबंधित प्रमुख शासक, बहुत अच्छा उनके ऊपर हो जाएगा। आपने उनको बता दिया कि भाई ये मध्य प्रदेश, जो चेकियर होगा उसके ऊपर अच्छा जाएगा कि भाई इसको पता है कि ये मध्य प्रदेश के हैं। क्षेत्र, खैर क्षेत्र से ही पता चल जाएगा, क्षेत्र मालवा, राजधानी से ही पता चल जाएगा एमपी के, वंश परमार वंश। लेकिन आप लिखोगे मध्य प्रदेश के प्रमुख शासक तो चेकियर समझेगा कि हाँ इसको पता है कि ये प्रमुख शासकों में से, क्योंकि काफ़ी बड़े राजा थे, बहुत नाम है उनका, ठीक है ना। निर्माण भोजताल भोजपाल नगर, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। यदि आप ये ना लिखें तो ये लिख सकते हैं, कृतियाँ भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये जरूर बताना है कि एक शासक थे, ये जरूर बताइएगा कि राजा थे। एक वंश भी बताना है कि परमार वंश के थे। तो इस प्रकार से आपको 3 नंबर मिलेगा। अभी भी मैं कई लोगों का देख रहा हूँ, वो लोग, कुछ लोगों ने इस लाइन को पहले लिख दिया, इस लाइन को पहले लिख दिया, फिर बाद में लिख दिया कि एक शासक थे। ठीक, तो इस तरीके से नहीं करना, क्रमबद्ध रखिए, ऐसा करना है। तो हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो ये दूसरा क्वेश्चन था, कई लोगों ने लिखा है। तो सबसे पहले देखो आप पृथ्वीराज रासो को आपने लिखा है, मैंने देखो किस तरीके से लिखा पृथ्वीराज रासो को। यह एक महाकाव्य है, देखो महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, हिंदी का, भाषा हिंदी, रचयिता मैंने लिख दी चंद्र बरदाई से रचयिता है। और यहाँ से लिखा ना पृथ्वीराज चौहान के जीवन और चरित्र का वर्णन, इसको आपको तीसरा पॉइंट बना लेना। ये आपका क्या है, तीसरा पॉइंट है ये, पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है, ठीक है ना। यह एक महाकाव्य है, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। ये तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है, यह एक महाकाव्य है, भाषा इसकी हिंदी है, रचयिता चंद्र बरदाई है, और तीसरा पृथ्वीराज चौहान के जीवन और चरित्र का वर्णन है। देखने में अच्छा लग रहा है कि आपने पृथ्वीराज रासो को पहले बताया कि यह है क्या, यह एक महाकाव्य है, ठीक है ना। अब यदि आप चाहें, आपको ये याद नहीं है कि ये महाकाव्य के क्या है, तो आप ये तो लिख सकते हैं कि यह प्राचीन भारत एक प्रमुख साहित्यिक स्रोत है, या मध्यकालीन इतिहास का एक साहित्यिक स्रोत है। देखिए कोई भी पुस्तक होगी, कोई भी पुस्तक आती है, कोई भी ग्रंथ आता है, तो वो क्या है, साहित्यिक स्रोत है वो, उससे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। आपको ये याद नहीं है कि मध्यकालीन इतिहास की, के प्राचीन भारतीय इतिहास की है ये चंद्र बरदाई, ठीक है ना, कि आधुनिक इतिहास की किताब है, तो आपको केवल इतना लिख देना है कि भारतीय इतिहास का एक प्रमुख साहित्यिक स्रोत। आप ऐसे भी लिख सकते हैं भारतीय इतिहास का एक प्रमुख साहित्यिक स्रोत। ऐसे में आपको खैर नंबर 3 में से 3 मिलने के चांसेस कम। यदि आपने यहाँ लिख दिया कि भारतीय इतिहास का एक प्रमुख साहित्यिक स्रोत, तो फिर उसके बाद में आपने ये सब लिख दिया, तो आपको 3 में से 2.5 नंबर तो मिलेंगे। लेकिन आप ये लिखेंगे यह एक महाकाव्य है, और ठीक ना, फिर उसके बाद में ऐसा करेक्ट लिखेंगे तो आपको 3 नंबर देंगे वो। तो इस प्रकार से आपको उन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। देखिए अभी तक मैंने आपको क्वेश्चन लिखाए थे सीधे सीधे, कि आपको 3 डायमेंशन लेना, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर डाल के आपको कोर्स करना, ठीक है ना। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर डाल के आपको लिखना है, ठीक है, इस तरीके से। अब कई प्रश्न ऐसे होते हैं जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे तराइन के युद्ध में के पहले क्या लिखें। जिन लोगों ने ऐसा भी लिखा है इसको कि तराइन का युद्ध, प्रथम युद्ध 1991 ईस्वी में, तो उसकी अब आप डायरेक्ट डाल सकते सन, डायरेक्ट डाल दो पहले नंबर पर। यदि आप डाल दो ना सन अकेला, ऐसा सन अकेला, कीवर्ड अकेला, सन 1191, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। कई लोगों ने लिख दिया पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, तो इस तरीके से भी नहीं करना, थोड़ा देख दाख के करो काम को। कई लोगों ने इसकी डेट गलत कर दी, 1192 लिख दिया यहाँ पे, 1192, तो ये भी गलत कर दिया। तो भैया तराइन का प्रथम, तो इसमें मैंने पॉइंट नहीं डाले, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यदि आप इस तरीके से भी लिखोगे ना, पूरा ऐसा पैराग्राफ में भी लिखोगे ना, तो अभी सही होगा। बस उसमें 3 डायमेंशन होनी चाहिए, उसमें 3 डायमेंशन देखना चाहिए। अब देखो उसमें 3 डायमेंशन कौन कौन से है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ, तो 1191 ईस्वी आपने बता दिया, आपकी पहली डायमेंशन हो गई। फिर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया, ये देखो आपकी ये क्या हो गई, दूसरी डायमेंशन हो गई। फिर आपने लिखा जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई, ये आपकी तीसरी डायमेंशन हो गई। तो पैराग्राफ फॉर्म में भी आप लिख रहे हो, लिखने में देखने में अच्छा लग रहा है, देखो ये देखने में अच्छा लग रहा है, ये 3 नंबर दे देगा कोई भी, देखने में ये अच्छा लग रहा है। तो आप पैराग्राफ फॉर्म में भी लिख सकते, कई क्वेश्चन आते हैं नहीं लिख पाते हम। वैसे इसको आप 3 डायमेंशन में लिख सकते थे, लेकिन मैंने आपको ये पैराग्राफ फॉर्म में भी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि केवल आपको 1 2 करके लिखना था, तो आपको ये भी बताना जरूरी है कि आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बशर्ते उसमें क्या होना चाहिए, 3 डायमेंशन होना चाहिए 3 नंबर के लिए। और जब मान लो आपके पास 2 डायमेंशन है, 3 लाइनें हैं, 2 डायमेंशन है, तो आप तब भी पैराग्राफ का उपयोग कर सकते, तो वो 3 नंबर आपको दे देगा, 2 डायमेंशन में भी दे देगा, ठीक है ना। अब तराइन के प्रथम युद्ध का आपको 1191 में नहीं है, तो आप ले सकते हैं भारतीय इतिहास का एक प्रमुख स्रोत, या मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक प्रमुख युद्ध,
स्रोत नहीं, युद्ध, ठीक है ना। त्रायन का प्रथम युद्ध आपको याद नहीं है कि 1191 हुआ था, तो आप लिख सकते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास। अब भारतीय इतिहास का तो लिख ही सकते ना। कुछ नहीं पता आपको, आप जिसको कुछ मान लो आप कोई इंसान है इसको कुछ नहीं पता, वो इस क्वेश्चन को छोड़ के आने वाला है, उसको 0 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो वो क्या लिख सकता है, केवल इतना लिख दे कि भारतीय इतिहास का एक प्रमुख युद्ध, उतने में आपको 1 नंबर तो दे ही देगा ना। 0 से अच्छा 1 नंबर, एक नंबर की वैल्यू उन लोगों से पूछो जिस बार चूक गए, प्री इनका नहीं निकला 1 नंबर से, ठीक है ना। तो एक नंबर बहुत कीमती होता है इंसान का। तो ये सब हमें चीज़ें सीखना है कि जहाँ 0 आ रहा होगा वहाँ पे हम 1 नंबर तो ले लें कम से कम, ये चीज़। तो ये चीज़ आपको करनी है, ठीक है ना। फिर हम देखते हैं दूसरा, मैंने आपको क्वेश्चन दिया था नागर शैली का बताना था, नागर शैली की विशेषता बतानी थी। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या था, मंदिर स्थापत्य की नागर शैली को समझाना था, नागर शैली की विशेषता है, ठीक ना। तो मैंने क्या हुआ, पहले मैंने बता दिया कि नागर शैली जो थी वो हिमालय से, विंध्य तक के क्षेत्र में इस शैली का विकास हुआ था। हिमालय से विंध्य तक का क्षेत्र था ना, ये उड़ीसा गुजरात, ठीक ना, उड़ीसा गुजरात से ले लो उसको, उड़ीसा गुजरात मध्य प्रदेश से लेके ऊपर तक पूरा हिमालय तक, यूपी के सारे मंदिर, हरियाणा पंजाब के सारे मंदिर, ये सब मंदिर जो थे वो नागर शैली में बने थे, ठीक है ना। पर बाकी जो नीचे वाले हैं वो द्रविड़ शैली में बने थे, द्रविड़ शैली। तो अभी मैंने आपको नागर शैली दी, तो मैं आपको नागर शैली बताता हूँ क्या होती है, ठीक है ना। तो ये देखिए ये नागर शैली है। तो इसकी मैंने फिर पहले मैंने इसका इंट्रो दे दिया, फिर विशेषता दे दिया आपको, तो 5 से 6 लाइनों में लिखना था, तो आप इतने लिख पाओगे। 1 2 3 4 5 6 स्टैंडर्ड उत्तर है ये। तो आप क्या लिख सकते हैं, गर्भगृह जो है, मंदिर का जो गर्भगृह था वो ऊंचे चबूतरे पर निर्मित होता था, ऊंचा एक चबूतरा होता था, उस पर गर्भगृह होता था। फिर गर्भगृह के साथ, गर्भगृह के जस्ट सामने पहला जो बरांडा, बरांडा बोलते ना इसको, वो था महामंडप। फिर दूसरा था अर्धमंडप, तीसरा था नृत्य मंडप, ठीक है ना। फिर गर्भगृह के ऊपर आर्य शिखर होता था, जो गर्भगृह के ऊपर शिखर बनाना था ना उसको बोलते थे आर्य शिखर अथवा रेखी शिखर। फिर शिखर के ऊपर आमलक होता था, आमलक की एक आकृति होती है, फिर आमलक के ऊपर कलश रखा होता था। तो ये इसकी विशेषता है। जो इसकी बाहरी दीवारें थी, बाहरी दीवारों स्तंभों पर कामोत्तेजक मूर्तियां भी हैं। खजुराहो के मंदिर जो हैं उनमें कामोत्तेजक मूर्तियां, कई और मंदिर भी उनमें भी कामोत्तेजक मूर्तियां हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं इतने खजुराहो में। खजुराहो केवल इरोटिक स्कल्पचर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो इसके भी कई कारण रहे होंगे, ये कारण जानना आपके लिए भी जरूरी है कि आप भी इसको पता करो। कभी आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि भाई मंदिर जैसी जगह में इस प्रकार की मूर्तियाँ क्यों बनी हैं, ये कामोत्तेजक मूर्तियाँ या एरोटिक स्कल्पचर, इसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं ना एरोटिक स्कल्पचर, ये क्यों बना है। तो आपको ये चीज़ पता करनी है कि भाई ये क्यों बनी है कामोत्तेजक मूर्तियाँ। तो आपसे कभी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, जो छत्रपुर जिले का निवासी होगा उससे जरूर पूछेंगे। तो ये चीज़ फिर उसके बाद में मैंने बता दिया आपको क्या उदाहरण, खजुराहो का मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, खजुराहो का मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, ठीक है ना। इस प्रकार से मैंने आपको ये बता दिए कि खजुराहो का मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, ये मैंने आपको 6 मार्क का ख़त्म कर दिया, ठीक है ना। तो अब जो हमारा दूसरा उत्तर था वह हम बताना था कि मोहम्मद गौरी के आक्रमणों का क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है ना। हम देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन हमारा यही था कि भारत पर मोहम्मद गौरी के आक्रमणों का प्रभाव क्या पड़ा। मोहम्मद गौरी आता है, आक्रमण करता है, ठीक है ना। तो फिर हम देख लेते हैं सबसे पहले क्या है। तो पहले मैंने लिख दी थी, तो प्रभाव डाल के मैंने लिख दिया मोहम्मद गौरी का प्रभाव। मैंने मोहम्मद गौरी का इंट्रो नहीं दिया, आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि मोहम्मद गौरी के आक्रमण के निम्नलिखित प्रभाव थे, आप इतना लिख लो, मोहम्मद गौरी के आक्रमण के निम्नलिखित प्रभाव थे। फिर उसके बाद मैं लिखता हूँ विकेंद्रीकृत के स्थान पर केंद्रीकृत शासन। देखो जब हर्षवर्धन की मृत्यु होती है, हर्षवर्धन की मृत्यु, तो हर्षवर्धन जो सम्राट था उसका साम्राज्य काफ़ी बड़े क्षेत्र में था इंडिया के, तो केंद्रीकृत शासन था, आधे से ज़्यादा भाग में हर्षवर्धन था सम्राट बड़ा, तो केंद्रीकृत शासन था। समझ रहे, केंद्र से, जैसे अब अभी आज होता है ना दिल्ली से, दिल्ली की सरकार केंद्र सरकार कहलाती है, उससे पूरे राज्यों पर वो कंट्रोल रखती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से वो भारत राज्य कहलाता, भारत संघ कहलाता, तो इस प्रकार से था। तो विकेंद्रीकृत शासन था, जगह जगह राजपूत राज्य थे, छोटे छोटे राजपूत राज्य थे। तो राजपूत काल में ये गौरी का आक्रमण होता है, ठीक है ना, पूर्व मध्यकाल भी इसको बोलते हैं। तो विकेंद्रीकृत शासन था, फिर केंद्रीकृत शासन की स्थापना हुई। सामंतवाद था, राजपूत काल में सामंतवाद था, राजपूत काल को ही सामंत काल बोलते हैं, ठीक है ना। तो राजपूत काल में सामंतवाद था, सामंत होते थे, कोई राजा है
उसके ये सामंत, ऐसे सामंत, ये उसके सामंत, ये वहाँ का प्रशासन था, ये सामंत है, ये सामंत है, ये सामंत। तो इन सामंतों को क्या होता था, राजा भूमि गिफ्ट कर देता था, भूमि गिफ्ट दे दी उसको, ठीक है ना। फिर उससे बोला कि जहाँ पे आप रह रहे वहाँ पे आप प्रशासन करो, वहाँ से करोगा और ये सब चीज़ें करो, और बाद में क्या करो कि जो सैन्य मदद करो, किसको, राजा को सैन्य मदद करो। तो राजा को क्या करनी पड़ती थी, उनको सैन्य मदद करनी पड़ती थी, बदले में उनको ये भूमि गिफ्ट दी जाती, तो इसे सामंतवाद था, ठीक है ना। वो सेना भी रखते थे, और जो राजा रहता था, राजा के वैवाहिक संबंध भी रहते थे सामंतों से। जनरली वो जो अपनी जाति के लोगों को सामंती बनाता था। जैसे आप देखोगे तो महाराणा प्रताप को ले लो, तो महाराणा प्रताप के सामंत थे राठौर, जो थे ना जयमल राठौर वगैरह, ये सब सामंत थे। आपने कभी देखा हो महाराणा प्रताप का सीरियल आता था सोनी टीवी पे, आप देखते हो आप, तो ये सामंत थे। तो सामंती शासन था तब। अब उसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि सामंत अपने आप में थे, ठीक है ना, अपने आप में वो पूर्णतः स्वतंत्र थे, ठीक है। वो सभी प्रकार के कर ले सकते थे, प्रशासनिक कर सकते थे। साथ ही साथ जो सेना था, सेना पर उनका नियंत्रण रहता था। तो जैसे ये सामंत है, इनने किसी सेना को गलत शिक्षा दे दी, इनने सेना को सही शिक्षा दे दी, मतलब अच्छी ट्रेनिंग दे दी, इनने गलत ट्रेनिंग दे दी। अब जब ये राजपूतों की तरफ से कहीं लड़ने गए, मान लो मुगलों से लड़ने गए, तो इनमें क्या था, कोऑर्डिनेशन नहीं था। इन सामंतों के सैनिकों में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होता था, जिस कारण राजपूतों की हार होती थी। जब हम देखेंगे राजपूतों के हार के कारण, उसमें हम आपको बताऊंगा मैं, ठीक है ना। तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होता था, क्योंकि अलग अलग प्रशिक्षित रहते थे, तो इस वजह से दिक्कत होती थी बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। फिर हम देखते हैं क्या, नई प्रशासनिक व्यवस्था, एकता व्यवस्था, मसाहत प्रणाली। मसाहत प्रणाली और एकता व्यवस्था थी ये भी। तो ये जो एकता व्यवस्था थी, एकता व्यवस्था में क्या होता था, एकता व्यवस्था में आपको आगे आगे पढ़ाऊंगा, दिल्ली सल्तनत में एकता व्यवस्था है। तो एकता व्यवस्था में क्या होता था कि एकता का मतलब होता है भूमि का टुकड़ा। ये वैसे ये जागीरदार, जैसे वो थे ना अकबर के समय पे हम लोगों ने पढ़ी थी ना वो, तो वैसे ही ये जागीर दे दी जाती थी, ऐसी एकता दिया जाता था। यहाँ पर एकता दे देते थे विशाल सेना का संगठन करने के लिए। जैसे अकबर की थी ना मनसबदारी व्यवस्था, वैसे ये एकता व्यवस्था थी, लेकिन वो पदाधिकारी और प्रशासनिक व्यवस्था थी, ठीक है ना। तो एकता व्यवस्था भी ऐसी थी, जागीरदार, मतलब जागीरदार के रूप में आपको समझा रहा हूँ, उसको एकता ही बोलते थे। एकता मतलब होता था भूमि का टुकड़ा, ठीक है ना। सामंतों की तरह ही है, बस इसमें क्या थे, सामंतों से थोड़ा ठीक थी व्यवस्था। जैसे मनसबदारी व्यवस्था भी सामंती व्यवस्था जैसी है, तो भाई मनसबदार होते थे, लेकिन मनसबदारी व्यवस्था में क्या होता है कि उनका स्थानांतरण कर देते थे वो, जिस कारण कोई एक जगह पे इतना वो नहीं हो पाता था, समझ रहे ना ये चीज़। और जो मसाहत प्रणाली थी, ये भू राजस्व की प्रणाली थी, ठीक है ना। बाद में आई है मोहम्मद गौरी के बाद में, दिल्ली सल्तनत चली तो मसाहत प्रणाली आई, तो इस चीज़ को ये लिख दिया मैंने। फिर हम देखते हैं कि भाई स्थापत्य में इंडो इस्लामिक शैली आ गई, इंडो इस्लामिक शैली आ गई, मेहराब व गुम्बदों का निर्माण होने लगा, ठीक है ना। तो ये इंडो इस्लामिक शैली, आप जहांगीर महल को देखोगे, ओरछा कभी जाओ, ओरछा में जहांगीर महल है, जहांगीर महल को देखो, वो इंडो इस्लामिक शैली का उदाहरण है। वहाँ पे मेहराब भी हैं उसमें, और ये भी गुम्बदों का निर्माण किया गया, ठीक है। फिर हम देखेंगे इस्लामी धर्म व सूफी दर्शन भी आया। इस्लामी धर्म आया, सूफी दर्शन आया, बहुत सारे मौलाना आए, ठीक है ना, इस्लामी धर्म प्रवर्तक आए, वो हिंदू संस्कृति से मिले, फिर सूफीवाद, फिर सूफी दर्शन हुआ। जैसे नियामुद्दीन मौलिया सूफी संत, इस प्रकार के सूफी संत भी फिर बहुत आए। फिर फारसी भाषा का प्रचलन बढ़ा, ये लोग फारसी भाषा लेके आए साथ में, फारसी, फिर ग्रंथों का भी फारसी में बहुत अनुवाद हुआ, तो फारसी भाषाओं का प्रचलन बढ़ा। फिर विज्ञान व तकनीकी में कागज उत्पादन में वृद्धि हुई, कागज उत्पादन में वृद्धि हुई इस काल में। तो मतलब इनके आने से, गौरी के आने से, आक्रमण किया ने, फिर इनके साथ में ये कागज उत्पादन में वृद्धि हुई, कागज बनाने की तकनीक आई, तो बहुत सारे ग्रंथों का अनुवाद हुआ, बहुत सारे ग्रंथ लोगों को मिले। युद्ध में चमड़े की जीन व लोहे की नाल का घोड़ों में प्रयोग, घोड़े में देखो चमड़े की जीन का प्रयोग किया था। जब घोड़े के ऊपर जब बैठते थे ना, तो घोड़े के ऊपर एक कवर टाइप का डाल दिया जाता था, और घोड़े के पेट से उस कवर को बांध दिया जाता था, ठीक है ना, कस के, जिसमें उसके ऊपर बैठ सकते, तो उसको बोलते थे जीन। जीन वो है, कवर डाल देते, जैसे हम गाड़ी में कवर चढ़ाते ना, ऐसे घोड़े के ऊपर बैठने के लिए कवर टाइप का बना दिया जाता था चमड़े का। लोहे की नाल, नाल सबको पता होगा, घोड़े के पैर में नाल लगा देते थे, जिसमें घोड़े के को पैर जो होता है ना, उसको खुर बोलते, जानवरों में खुर होते, तो खुर जो है वो जो नुकीली सतह है, कहीं पे मान लो पत्थर है, चट्टान है, तो उनके ऊपर उसमें पैर पड़े तो उनको पैर को नुकसान ना पहुँचे, इसलिए लोहे की नाल लगा देते थे। ऐसी दो नाल होती थी, ये इस तरीके की नाल होती थी ये, तो ये घोड़े के पैर में खुर में लगा देते थे, ठीक है ना। चरखा तकनीक आई, चरखा तकनीक की वजह जिससे क्या हुआ, बस उत्पादन में वृद्धि हुई, चरखा तकनीक से बस उत्पादन में वृद्धि हुई। तो ये सब प्रभाव हुए गौरी के आक्रमण के। तो हमें सब तरीके से देखना है, विकेंद्रीकृत शासन के स्थान पर केंद्रीकृत शासन। अब केंद्रीकृत शासन कैसे आया था,
जो आपने देखा होगा मोहम्मद गौरी के के साथ में तीन उसके सेनापति आए थे। एक था ऐबक, ठीक है ना, एक था भैया कौन, यालदोज, एक था कुबाचा जिसने दिल्ली सल्तनत पढ़ी है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे ना, मोहम्मद गौरी के जाने के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक को वो सौंप गए थे। मोहम्मद गौरी दिल्ली की सल्तनत को, दिल्ली के राज्य को सौंप गए थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही भैया गुलाम वंश की स्थापना की थी। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था गुलाम वंश। उसकी स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे भैया? मोहम्मद गौरी के सिपह सलार थे, मोहम्मद गौरी के सेनापति थे। तो इस प्रकार से है ये, तो इस प्रकार से केंद्रीय शासन की स्थापना हुई। तो ये सब चीज़ें, सामंतवाद की समाप्ति हो गई, एकता व्यवस्था आई तो सामंतवाद अपने आप चला गया। फिर हमारा जो तीसरा क्वेश्चन था, तो उसमें हमें राजपूतकालीन समाज को बताना था। कई लोगों ने लिखा है ठीक ठाक लिखा है, अच्छा लिखा है। तो हम देखते हैं किस प्रकार से मैंने इसका इंट्रो लिखा कि इतिहास में 750 एडी से 1200 एडी के काल को राजपूत काल कहते हैं। इस काल के शासक राजपूत पदवी धारण करते थे, अतः इसे राजपूत काल भी कहा जाता है। राजपूत काल मैंने 2 बार लिख दिया, तो 2 बार ना लिखो, आप 1 बार लिख देना कि इतिहास में 750 से 1200 एडी के काल को राजपूत काल कहते हैं। इस काल के शासक राजपूत पदवी धारण करते थे। यहाँ तक लिख लेना, ये आपका इंट्रो हो गया। फिर थोड़ा सा और मैं लिखता हूँ उसमें कि राजपूत कालीन समाज में प्राचीन कालीन समाज की अपेक्षा गिरावट दिखाई देती है। प्राचीन कालीन जो समाज था ना, उत्तर वैदिक में भी इतना बेकार नहीं था माहौल। ऋग्वैदिक से थोड़ा बेकार हो गया था, लेकिन इतना बेकार नहीं था। तो ठीक है ना। और तो ये सब चीज़ें हमें देखना है। तो मौर्य काल में भी आती है समाज में, और देखते हैं प्राचीन इतिहास से हम इसकी तुलना करें तो राजपूत काल में समाज में ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है। इस समय समाज में कई सारी ऐसी बुराइयों का समावेश हुआ जो पूर्व में इतनी जटिल नहीं थी। समाज में विभिन्न लक्षणों को निम्न बिंदुओं की तरह देख सकते हैं। अब हम देखेंगे विभिन्न लक्षणों को, समाज की विभिन्न विशेषताओं को, समाज की देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहला है, मैंने लिखा वर्ण व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था थी 4 वर्णों में विभाजित था। ये तो उत्तर वैदिक काल ही में हो गया था, ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आ गई थी, ठीक है ना, 4 वर्णों में विभाजित था। लेकिन ये जाति व्यवस्था बन गई थी पूरी राजपूत काल में। उत्तर वैदिक काल में भी जाति व्यवस्था बन गई थी। तो ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान था राजपूत काल में, ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान था। क्षत्रियों को समाज में द्वितीय स्थान था, ठीक है ना। वैश्य जो थे, वैश्य की स्थिति में लगभग गिरावट देखने को मिलती है। शूद्रों के समान इनको दर्जा प्राप्त होता है। शूद्र जो थे, इनको समाज में सबसे निम्नतम स्थान था। और जो शूद्र थे, इस काल में शूद्रों का प्रमुख कार्य था ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना। जो ऊपर के 3 वर्ण है ना, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनकी सेवा करना शूद्रों का क्या था? इनकी सेवा करना शूद्रों का कर्तव्य था या प्रमुख कार्य था। फिर हम देखते हैं जाति व्यवस्था। तो राजपूत काल में जाति व्यवस्था प्रचलित थी। इस काल में जातियों व उपजातियों की संख्या में वृद्धि हुई। जातियों उपजातियों की संख्या में इस काल में वृद्धि होती है। तो राजतरंगिणी जो है एक ग्रंथ है, राजतरंगिणी ने कल्हड़ ने लिखा है, कल्हड़ जो कवि हैं, तो उन्होंने बताया कि 64 उपजातियों का उल्लेख मिलता है राजपूत काल में। राजपूत एवं कायस्थ नामक जाति का पूर्ण विकास इसी काल में हुआ। कायस्थ जो लोग हैं और राजपूत लोग हैं, इनका पूर्ण विकास। राजपूत भैया कौन कहलाते हैं, असली राजपूत कौन है, या मतलब राजपूत पूरी तरीके से डिफाइन होगा इसी काल में। कायस्थ नामक जाति भी दिखती है इस काल में। फिर हम देखते हैं जातियों एवं उपजातियों की संख्या में वृद्धि होने से सामाजिक असंतोष। अब कई सारी जातियाँ हुई, उपजातियाँ हुई, उनके बीच में जाति प्रथा थी, तो भाई सामाजिक असंतोष तो होना ही है। समाज में अस्पृश्यता का भी प्रचलन था। अनेक जातियाँ अछूत समझी जाती थीं, जिन्हें गांव एवं नगरों से बाहर निवास करना पड़ता था। अभी भी आप देखते हो कई जगह पे अभी भी ये चीज़ें सिस्टम है, गांव और नगरों के बाहर बस्तियाँ बनी रहती हैं शूद्रों की, ठीक है ना। ये सब चीज़ें गलत हैं, ये नहीं होना चाहिए। ये पुरानी प्रैक्टिसेस हैं जो अभी भी लोग फॉलो कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं। फिर देखते हैं हम लोग प्रतिसत्तात्मक समाज। पुरुषों को पारिवारिक न्याय में प्रधानता, ठीक है ना। पुरुष जो थे उनको पारिवारिक न्याय में प्रधानता था। पुरुषों का वर्चस्व था भैया। परिवार का जो न्याय, परिवार में जो भी निर्णय होता था उसमें भैया पुरुषों का वर्चस्व था। फिर हम देखते हैं स्त्रियों की स्थिति। राजपूत काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई। इस काल में बाल विवाह, बहुपत्नी विवाह, सती प्रथा, जौहर प्रथा, पर्दा प्रथा, बालिका भ्रूण हत्या जैसी क्रूतियों का प्रचलन था। जो स्त्रियों की स्थिति है उसमें गिरावट देखने को मिलती है। बाल विवाह, बहुपत्नी विवाह, सती प्रथा। तो आपको पता ही होगा सती प्रथा क्या होती थी। सती प्रथा में जब किसी औरत का पति खत्म हो जाता था तो क्या होता था, वो जाके पति की चिता में जाके स्वयं बैठ जाती थी। गई वो स्वयं बैठ जाती थी और अपना आत्मदाह कर लेती थी पति के साथ में। तो वो ऐसा स्वयं करती थी। बाद में क्या करने लगे लोग, जबरदस्ती बैठाने लगे
कि नहीं अब तुम्हारे पति खत्म हो गए, तुम जबरदस्ती बैठो। और सती प्रथा का पॉपुलर होने का एक कारण ये भी था कि भाई जो इन्वेजन होते थे उस समय पे, आक्रमण होते थे, तो उसमें भाई पति की मृत्यु हो गई, उसके बाद में अपनी इज्जत बचाने के लिए भी औरतें ऐसा कर लेती थी। उसी प्रकार की प्रथा थी जौहर प्रथा, ठीक है ना। जौहर प्रथा में क्या होता था, जौहर प्रथा में राजपूत स्त्रियाँ करती थी जौहर। जौहर कुंड आपने नाम सुना होगा, चित्तौड़ में जौहर कुंड है। चंदेरी का जो दुर्ग है ना, चंदेरी का दुर्ग, उसमें भी क्या है, जौहर कुंड है। गढ़कुंडार का दुर्ग है, उसमें भी जौहर कुंड है। ये सब चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो जौहर में क्या होता था कि जैसे युद्ध में क्या कहते, राजपूत पत्नियां, पत्नियों के जो पति होते थे वो युद्ध में यदि वीर गति को प्राप्त होते थे, और जहाँ उनको पता चल जाता कि उनके पति की मृत्यु हो गई है तथा आक्रमणकारी उन तक पहुँच सकते हैं, तो वो क्या करती थी, एक जलते हुए अग्निकुंड में क्या कहते कूद जाती थी एक साथ। उसमें अग्नि जलती थी, एक बड़ा सा कुंड होता था, उसमें कूद जाती थी। कई सारी स्त्रियों ने ऐसा किया है, ठीक है ना। तो चित्तौड़ का जौहर बहुत प्रसिद्ध है, जलती हुई आग में अपनी इज्जत बचाने के लिए वो कूद जाती थी। तो देखो इसको पर्दा पर, इसको अब आप बताओ, आप मुझे कमेंट करके बताना ग्रुप में कि भाई जौहर प्रथा को आप क्रूरती समझेंगे कि नहीं समझेंगे, कि यह जौहर प्रथा क्रूरती थी कि नहीं थी, क्योंकि वो स्वयं ऐसा करती थी, अपनी इज्जत बचाने के लिए आक्रमणकारियों से करती थी। पर्दा प्रथा थी भैया, पर्दे में रहो। बालिका भ्रूण हत्या होती थी, जैसी क्रूरतियों का प्रचलन था, ठीक है। दास प्रथा थी भैया, इस काल में दास प्रथा का प्रचलन था। समकालीन साहित्यिक स्रोतों में 15 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है, 15 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। तो दास प्रथा भी प्रचलित थी। दासों की स्थिति में गिरावट आई, क्योंकि प्रधान राजा के साथ साथ सामंत द्वारा उनका शोषण किया। सामंत भी उनका शोषण करते थे, राजा भी करते थे शोषण भैया, ठीक है ना। इस प्रकार से फिर हमें देखना है मनोरंजन। तो देखो मनोरंजन जो है, घुड़सवारी, नृत्य, खान पान जो है शाकाहारी और मांसाहारी, मदिरापान, वेशभूषा जो है भड़कीली आकर्षक वेशभूषा का प्रयोग करते थे, रत्न पहनते थे, ठीक है ना, शौक रखते थे, तलवार वलवार साथ में रखते थे, ठीक है ना, इस प्रकार का। फिर हम देखते हैं शिक्षा। तो शिक्षा भैया वर्णानुसार प्रदान किया थी, जो वर्ण होता था ना, वर्ण व्यवस्था के आधार पर शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो ब्राह्मणों को शास्त्रों पुराणों की शिक्षा दी जाती थी, क्षत्रियों को अस्त्र की शिक्षा दी जाती थी। जो क्षत्रिय होते थे वो भी शास्त्रों पुराणों की कर सकते थे। फिर बाद में हम देखते हैं कि नहीं, ब्राह्मण मेनली शास्त्रों पुराणों का करने लगे, अध्ययन करने लगे। क्षत्रिय अस्त्र का करें, क्षत्रियों को भी अस्त्र कर सकते थे। और जो वैश्य और शूद्र थे इनको इससे वंचित रखा गया, वैश्य और शूद्र इससे वंचित थे, वो नहीं कर सकते थे भैया शास्त्रों पुराणों का अध्ययन। और शिक्षा, राजपूत काल में शिक्षा देखो, गुरुकुल होते थे, गुरुकुल आपने सुना होगा, गुरुकुल होते थे। गुरुकुल में राजकुल, ठीक है ना, राजकुल के जो वो होते थे, बच्चे होते थे, उनको शिक्षा दी जाती, अर्थशास्त्र की दी जाती थी, राजनीति की दी जाती थी, और ये सब शास्त्रों पुराणों की भी शिक्षा दी जाती थी, ठीक है ना। फिर मैंने लास्ट में इसका निष्कर्ष लिख दिया। फिर मैं लिखता हूँ कि इस प्रकार राजपूतकालीन समाज में कई प्रकार की कुरीतियों का प्रचलन था तथा समाज में असंतोष व्याप्त था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजपूतकालीन समाज में कई प्रकार की कुरीतियों का प्रचलन था तथा समाज में असंतोष व्याप्त था। राजपूत काल में वर्ण व्यवस्था चरम पर थी, वर्ण व्यवस्था भी एक चरम पर थी। उपरोक्त आधार पर हम कह सकते हैं कि राजपूतकालीन समाज एक रूढ़िवादी समाज था। रूढ़िवादी का मतलब क्या होता है, परंपरागत समाज था। रूढ़िवाद आ गया था कि भाई ऐसा ही होता है, जाति व्यवस्था होती है तो ऐसी ही होती है जाति व्यवस्था, इसको मानना ही है सबको। तो ये रूढ़िवादी समाज था। तो इस प्रकार मैंने इसका ये निष्कर्ष लिख दिया, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। जौहर के बारे में बता दिया आपको, पर्दा प्रथा तो आपको पता ही है, पर्दे में रहती थी, घूंघट डाल के रहती थी औरतें। सती प्रथा भी है, और कई सारी ऐसी औरतें भी दिखती हैं राजपूत काल में, जैसे महाराणा प्रताप काल में रानी दुर्गावती थी, तो वो पर्दे में नहीं रहती थी। तो मतलब कई कई जगह पे ऐसे देखते हैं, अपवाद भी देखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें होती हैं। अब मैं आपको जल्दी से थोड़ा सा मैं आपको रफ में, मैं आपको ग्रुप में भी फ़ोटो डालूंगा, क्या है कि नागर शैली के मंदिर की। मैं रफ में आपको नागर शैली का मंदिर जल्दी से बनाने की कोशिश करता हूँ, यदि मुझसे बन जाता है तो आप, और नहीं तो मैं उसमें डालूंगा तो ज़रूर। तो देखो नागर शैली का मंदिर इस प्रकार होता था, देखो ये, देखो ये मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना। थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए तो क्योंकि मैं कंप्यूटर से कर रहा हूँ, फ्री हैंड बना रहा हूँ, तो आप लोगों को तो उस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। ये
ठीक है। जिस तरीके से कर लेना भाई, ठीक। ये यहाँ पे हटा लेना है आपको, ये इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। इस तरीके से बनाए यहाँ पर, ठीक ना। अब देखिए आप ये, और ये जिस तरीके से मंदिर बने रहते हैं, आप खजुराहो के मंदिर को कभी देखोगे ना जाके, तो खजुराहो का मंदिर आपको इसी प्रकार से बना। तो ये देखिए, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है चबूतरा, ये है चबूतरा, ठीक है ना। फिर ये वाली चीज़ है, ये कहलाती है नृत्य मंडप, इसको बोलते हैं अर्ध मंडप, ये अर्ध मंडप है। ये जो है ना, इसको बोलते हैं महामंडप। ये देखो, ये कलश रखा है, ये कलश है, ये आमलक की स्थिति है। आमलक की स्थिति कुछ इस प्रकार बनी रहती है, मंदिर के ऊपर ऐसी बनी रहती है, ठीक है ना। मंदिर के ऊपर इस प्रकार से आमलक की स्थिति बनी रहती है। ये ऐसा शिखर बना रहता है मंदिर का, ये शिखर है, देखो इस वाले में बहुत अच्छे तरीके से ये आ गया, देखो ये शिखर बना है ये मंदिर का। और ये ऐसा ऊपर एक कलश रखा रहता था, ये कलश है। ऐसा एक झंडा भी लगा देते हैं कई बार यहाँ पे, कलश के साथ में एक ऐसा झंडा भी लगा रहता है, ठीक है ना। ये कलश है, आप ज़्यादातर मंदिर देखोगे ऐसे, ये आमलक की स्थिति, आमलक ऐसा बना रहता है। ये शिखर है, इसको आर्य शिखर बोलते हैं। तो ये है आर्य शिखर, ये है आर्य शिखर, ठीक है ना। और ये है आपका आमलक, ये है कलश, ये कलश है, ये आमलक है, ये चबूतरा है, ये मंदिर का गर्भगृह है, ये मंदिर का गर्भगृह, ये है नागर शैली, ठीक है ना। ये नागर शैली है आपकी, तो आपको समझ में आ रहा होगा। और जो मंदिर का गर्भगृह होता है ना, गर्भगृह, गर्भगृह में जो मेन मूर्ति होती है, जैसे मेन मूर्ति है, ये मेन मूर्ति है भगवान की, तो इसकी ओर परिक्रमा करते हैं ना आप भी कभी मंदिर जाते होंगे, तो मंदिर में यहाँ सामने से दर्शन करके इसके ऊपर परिक्रमा करते हैं, तो इसको बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ। तो गर्भगृह के अंदर भी प्रदक्षिणा पथ होता था, ठीक है ना। और साथ साथ बाहर भी चबूतरे के ऊपर भी ऐसा पूरा प्रदक्षिणा पथ होता था कि आप पूरे मंदिर को ऐसा घेर के आ जाओ, देख लो। इस प्रकार से खजुराहो के मंदिर इसी प्रकार से बने हुए हैं, तो आपको देखना है। तो मैं आशा कर रहा हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। देखो इस प्रकार से फिर से एक बार बना देता हूँ। ये देखो आर्य शिखर ये बन गया, ये रख गया कलश ऊपर, ये रख गया कलश ऊपर, ये देखो शिखर है, ये मंदिर है, ये इस प्रकार से, ये गर्भगृह है अंदर, ये गर्भगृह है अंदर। ये आपका हो गया महामंडप, ये हो गया आपका क्या अर्ध मंडप, ये हो गया आपका नृत्य मंडप, ठीक है ना। इस प्रकार से ये बन गया, समझ रहे ना ऐसे। और फिर ये आपका चबूतरा हो जाता है, ये चबूतरे पे बना होता है, ये चबूतरे पे बना होता है मंदिर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आर्य शिखर है, आर्य शिखर है, ये आर्य शिखर, ठीक है, समझ रहे होंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये नागर मंदिर किस प्रकार से। तो मैं आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप ग्रुप में पर्सनल मैसेज कीजिएगा यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा समझाने की। और आपको इसी प्रकार से लिखना है, और आपको टाइमिंग का जरूर ध्यान रखना। आप टाइमिंग के साथ चलेंगे तो आपको बहुत अच्छा आपको करने में मिलेगा, आपकी खुद की प्रैक्टिस होगी, आप मेन पेपर में कभी धोखा नहीं खाएंगे। और टाइमिंग के हिसाब से जो कोई चलेगा ना, तो वो देखो इतना भी नहीं लिख पाएगा, वो 4-5 लाइन ही लिख पाएगा, उतने ही लिख पाते हैं रियलिटी में, उतने ही लिख पाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से रहना है आपको। तो आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ में। ओके।